दिल्ली विधानसभा चुनाव को कुछ ही समय शेष है। ऐसे में विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच चुनावी गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। विभिन्न राजनीतिक दल अभी से ही चुनावी रणनीतियों को लेकर जनता से संपर्क साधने में जुट गए हैं। इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव कुछ खास मुद्दों पर रहने वाला है, जिसमें स्थानीय मुद्दों मसलन बेरोजगारी, साफ सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सीवर सरीखे कई अन्य बुनियादी सुविधाओं का अभाव मुख्य मुद्दा रहने वाला है। ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी रण में हर पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार है। ऐसे में सबसे बड़ा मुद्दा विकास का होगा, जिससे जनता का सीधा सरोकार है। इसी को लेकर बुराड़ी विधानसभा में हो रहे विकास कार्य के साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर लोकतंत्र की बुनियाद की टीम ने बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा से मुलाकात की। विधायक संजीव झा ने इस दौरान अपने विधानसभा क्षेत्र में करवाए गए और करवाए जा रहे विकास कार्यों से लेकर बुराड़ी विधानसभा के भविष्य की योजनाओं को लेकर बेबाकी से बातचीत की। पेश है इस बातचीत की मुख्य अंश। सर, स्वागत है आपका लोकतंत्र के बुनियाद में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कार्यकाल पूरा होने को है और आप लगातार 2013 से बुराड़ी विधानसभा के विधायक के रूप में कार्य कर रहे हैं। जनता की जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, समस्याओं का निराकरण और सुविधाओं का वहाँ पे आप अपने जो भी कार्य है उसके माध्यम से सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। 2013 से लेकर के 2024 समापन होने को है, निकट भविष्य में चुनाव है। सबसे बड़ी समस्या बुराड़ी विधानसभा की क्या थी जिसको आपने समाधान करवाने की कोशिश की? देखिए, मुझे लगता है कि बुराड़ी चूंकि अनऑथराइज कॉलोनी से बना हुआ कॉन्स्टिट्यूंसी है और ज़्यादातर माइग्रेट पॉपुलेशन है, यानी बाहर के लोग, अलग अलग स्टेट से लोग आकर यहाँ आए हैं। एक तो जब इमीडिएट चुनौती जब मैं आया तो था कि लगभग ऐसे 65-70% कॉलोनियाँ थी जहाँ पीने के पाइपलाइन नहीं थी, गलियाँ सड़कें नहीं थी। ऐसे 60% कॉलोनी जहाँ पे बिजली भी नहीं थी। तो इमीडिएट चुनौती तो यही थी कि किस तरह से इन सभी जगहों पर अनऑथराइज कॉलोनी में ये बिजली, पानी, सड़क, बेसिक सुविधाएं दी जाए। अब तब ये था कि अनऑथराइज कॉलोनी में एमएलए फंड नहीं लग सकता, डेवलपमेंट का फंड नहीं लग सकता। तो फिर उसके लिए हमने विधानसभा में एक रेजोल्यूशन पास कराया, फिर वो आगे एक मंत्रालय में फिर उसकी नोटिफिकेशन हुआ और फिर हमने, आज मैं कह सकता हूँ कि ऐसे 95% कॉलोनियाँ हैं जहाँ पे ये बिजली, पानी, सड़क, सीवर भी आ गया, गैस लाइन भी आ गया। अब 2-4-5% वही कॉलोनियाँ रह गई हैं जो अब 20 के बाद कॉलोनियाँ बनी हैं। अब वो सब नई कॉलोनी है, तो अब नई कॉलोनी के लिए अब डीडीए का रेस्ट्रिक्शन आ गया है कि नहीं बना सकते हैं, तो वही 5%-7% कॉलोनी बची हुई है। तो इमीडिएट चुनौती हमारी वो थी। दूसरी चुनौती ये थी कि पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में हॉस्पिटल नहीं था और जाम की समस्या आज भी है, ये शुरू से समस्या रहा है। तो बहुत बार लोगों को हॉस्पिटल पहुंच नहीं पाए, जिससे नुकसान हुआ। तो अब हॉस्पिटल हमने बनाया और आज भी मैं पूछ रहा था, लगभग ओपीडी 4000 है। 7000-8000 ओपीडी एलएनजेपी का है और 4000 ओपीडी बुराड़ी हमारा हॉस्पिटल का है। तो हॉस्पिटल का निर्माण हुआ। स्कूल्स नहीं थे, बहुत बुरे हाल थे। जो स्कूल थे वो जर्जर हालात में थे। आज जब मैं आया था तो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के स्कूल्स के कमरे जोड़ लीजिए तो लगभग 190-92 थे। आज लगभग 1200 के करीब स्कूल्स के कमरे, पूरे 9 गुना आप कह सकते हैं कि हमने स्कूल्स के कमरे हमने बढ़ाए हैं। तो ये सब चुनौतियाँ थी। बिजली की लंबी कट लगती थी क्योंकि हमारे यहाँ ग्रिड नहीं था। आज हमने 2-2 ग्रिड बनाया हमने और जैसे 24 घंटे बिजली लोगों को अभी मिल पा रही है। तो ये सारी चुनौतियां थी जो जब हम आए थे तो लोगों को झेलना पड़ा था और अब मुझे लगता है कि ये सब काम हम कर चुके हैं। बुराड़ी विधानसभा घनी आबादी से भरा हुआ है, कई लाख की आबादी है। समस्याएं तो कई है और प्रत्येक क्षेत्र में होती है, लेकिन वहां की जो 2 सबसे बड़ी मुख्य समस्या है वो है सड़क और स्वच्छ पेयजल की। क्या बुराड़ी के लोग इन दोनों चीजों से सुविधा युक्त हो पाएंगे और होंगे तो कब तक संभव? देखिए, सड़क जो 100 फुटा सड़क है, अगर उसकी बात कर रहे हैं, सब्सिडी गलियां तो लगभग हमने बना दी है। मैंने पहले आपको कहा अभी कुछ कॉलोनी की जोड़ने वाली सड़कें और ये 100 फुटा सड़क। अब ये भी सड़क बना हुआ था, बहुत अच्छा बना हुआ था।
लेकिन आज ये खराब इसलिए है क्योंकि हम इस पे सीवर का काम कर रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे और भी जो मुख्य सड़क जो कॉलोनियों को जोड़ता है उस पे सीवर का काम चल रहा है। तो सीवर के काम चलने के कारण थोड़े से काम में विलंब हुआ है, और जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस बार का मानसून थोड़ा डिले हो गया है और लगातार बारिश हो रही है, तो काम की जो गति होनी चाहिए वो काम की गति अभी नहीं है। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि हम आने वाले 1.5 महीने दिवाली से पहले हमारी कोशिश ये है कि सड़क का निर्माण करा दिया जाए, जो मुख्य सड़क है हमारा उसका निर्माण करा दिया जाए, 100 फुटा सड़क। और इसी तरह सब्सिडी जो सड़कें हैं वो भी, यानी आप ये मान सकते हैं कि नवंबर तक हम जितने हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं उसमें 70-80% काम अपना कर लेंगे। मुख्य सड़क जितनी भी है वो सारी मुख्य सड़क का काम हम अपना पूरा कर लेंगे। तो परेशानी सड़क खराब इसलिए क्योंकि अभी काम चल रहा है, और अब घर भी बनाते हैं तो परेशानियां आती हैं। तो ये तो सड़कें हैं, और चूंकि रनिंग रोड पर काम करने में विलम्ब होता है। दूसरी बात मैं ईमानदारी से मानता हूं, जो आप पेयजल की बातें कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि पेयजल की समस्याएं हैं, दोनों समस्याएं हैं, गंदे पानी की भी समस्या है और टेलेंट में पानी नहीं पहुंचने की भी समस्या है। अब देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि लगभग 70% कॉलोनी हमने पाइपलाइन बिछाया है, जो पहले बिल्कुल नहीं था। पानी जो 93 में था वो भी आज पानी आज भी उतना ही है, उसी को रीडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। अब पॉपुलेशन तो 93 से आज का देखेंगे तो 20 गुना 25 गुना बढ़ गया, पानी उतनी है, और पुराने जहां जहां लाइन है वो लाइन भी उतने हैं। तो इसको पूरे ओवरऑल चेंज करने की जरूरत है कि सभी पाइपलाइन के नेटवर्क को बदलना पड़ेगा, क्योंकि कई जगह पाइपलाइन 8 फुट 10 फुट नीचे चली गई है। अगर वहां लीकेज भी है पानी का तो वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाता, जिसके कारण लोगों को दिक्कत आ रहा है। तो अभी आपने देखा, क्योंकि हमारे पास जो मेन रोड पे सप्लाई है जिससे हम पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में पानी देते हैं वो 700 डाया का पाइपलाइन था, तो उसको हमने सैंक्शन कराया 1400 डाया का, वो बिछता हुआ आ रहा है। अभी मुख्य सड़क पे फिर उसमें डालना है तो समस्याएं तभी थोड़ा रुके हैं। तो मैं ये जरूर कह सकता हूं कि अभी हमारा, अगर आप कहेंगे कि पूरी फुल प्रूफ पानी पहुंचने की क्या प्लान है आपका, तो मैं कहूँगा इसमें कम से कम और 1.5 साल लगेगा, क्योंकि ये सारा पाइपलाइन बिछना है, फिर कनेक्टिंग नेटवर्क को चेंज करना है, फिर उसको जोड़ना है। अभी एक यूजीआर, 2 यूजीआर, एक यूजीआर हमारा बसबा के पास है, उसको ऑपरेशनल करना है। दूसरा यूजीआर हम प्लान कर रहे हैं वजीराबाद के पास। तो ये सारे, तो मैं इतना जरूर आश्वासन देता हूं कि हम ये साल 1.5 साल में हम पानी की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में रोज आ पाए और साफ आ पाए उसकी व्यवस्था कर लेंगे। चूंकि सीवर के बिछने के कारण भी कई जगह अंदर पाइपलाइन लीकेज हो गई है, वो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही है। ये सारा तभी अब ठीक हो पाएगा जब आप नया पाइपलाइन डाल देंगे आप। तो हमारी कोशिश है कि इन समस्याओं से लोगों को निजात दिलाई जाए। इमीडिएट तो हम तुरंत कोशिश करते रहते हैं वाल्व लगा करके, तमाम चीज़ें करके कि पानी पहुंचे, लेकिन बाकी पानी पहुंचाने में थोड़ा समय लगेगा। 2013 से आप लगातार विधायक हैं। पहले निगम आपकी पार्टी की नहीं थी, कुछ कार्य निगम के होते हैं, कुछ एमपी के होते हैं। आप विधायक होने के नाते जब किसी योजनाओं को लेकर के आगे आते होंगे, कहाँ कहाँ किसी चीजों में बाधा उत्पन्न हुई है जिनके कारण वो कार्य बाधित हुए हैं? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, निगम तो अब हमारे पास आया है, नहीं तो हमारे इस 11 साल के टेन्योर में 9 साल निगम रहा है भारतीय जनता पार्टी के पास, और 9 साल एमपी भी रहे भारतीय जनता पार्टी का। तो ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी, नीचे भी भारतीय जनता पार्टी। अब बड़ा ताज्जुब होता है, जैसा मैंने पहले कहा कि जब हम पहली बार आए थे तो हमें ये कहा गया कि आप अपना विकास योजना अपनी क्षेत्र में लगा नहीं सकते, क्योंकि अनऑथराइज कॉलोनी में फंड नहीं लग सकता। तो हमने कानून बनाया, और हमने जब कानून बनाया तो कानून बना करके हमने अब पानी का लाइन बिछाया, सड़कें बिछाया, सब बना। अब पार्षद अभी कहते हैं कि नहीं, हम पैसे नहीं लगा सकते, अनऑथराइज कॉलोनी में नहीं लगा सकते, जैसे कुछ संविधान में लिखा हो या गीता में लिखा हो, भाई नहीं लगा सकते तो कानून बनाओ, लगाओ। सांसद भी कहते हैं कि हम नहीं लगा सकते पैसे अनऑथराइज कॉलोनी में, तो भाई ये तो कहीं नहीं लिखा है, आपको इसलिए तो जनता ने भेजा है कि आप अनऑथराइज कॉलोनी के अगर आप सांसद हो तो अपने सदन में ये पास करवाओ, डेवलपमेंट होना चाहिए हमें, और हम डेवलपमेंट कर पाए। तो एक कहता है कि सांसद बहुत बड़ा है तो काम नहीं करेगा, पार्षद बहुत छोटा है तो काम नहीं करेगा। तो सारे डेवलपमेंट का जो प्रेशर है वो हमारे पास, अड़चने बहुत आई और बहुत सारा काम डीडीए कारण नहीं हो पाता है।
बहुत सारा का रोड है जो डीडीए के अधीन है, डीडीए डेवलप करेगा, वो हमारे अधीन नहीं है। काउंसलर्स में बहुत सारे, जैसे लालगढ़ एरिया में उतना काम नहीं कर पाया, क्योंकि लालगढ़ में एमसीडी काम कर सकती है और एमसीडी काम करती नहीं थी। अब हम कराना शुरू किया, जहाँ हमारे काउंसलर्स हैं। तो ये मैं सहमत हूँ कि ये जितनी भी, चाहे वो काउंसलर रहे हों पहले, चाहे वो सांसद रहे हों, ये रोकने की तो कोशिश करते रहे, लेकिन करने के लिए कोई तैयार नहीं है। और कमोबेश यही केंद्र सरकार पे भी लागू होता है कि केंद्र सरकार ने भी इस तरह और हमें कमजोर करने की कोशिश भी किया कि मान लीजिए जनता ने हमें वोट दिया, तो जनता ने हमें पावर दी कि हम जनता का काम करें। और वो पावर कैसे आया? तो ये अधिकारियों के थ्रू पावर आया कि जो अधिकारी को हम कहेंगे वो काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया दिल्ली के साथ। भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र में उनकी सरकार थी, उन्होंने एक कानून बना दिया और केंद्र कहा कि नहीं, भले ही ये जीत गए हैं, जनता ने जिता दिया, पावर इनके पास नहीं रहेगा, पावर हमारे पास रहेगा। तो हम जो कह रहे हैं ना कि संविधान की हत्या कर रहे हैं, जनतंत्र की हत्या कर रहे हैं, तो इसी तरह से ये अलग अलग अपोजिशन की सरकारें कितने भी अच्छे काम क्यों न कर रहे, वो काम कैसे न कर पाए, उसके लिए तमाम तरह की परेशानी क्रिएट करने की कोशिश कर, जिससे कारण काम की गति थोड़ी धीमी हो गई। वरना ये काम और कई गुना अच्छा हो गया रहता अगर रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता। मज आज ही देखिए, हम सीवर बिछा रहे हैं, सीवर वाले का पेमेंट नहीं हो रहा है, लीकेज पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, लीकेज को ठीक कराना है। अब लीकेज को ठीक कराना है तो मिनिस्टर कह रहा है कि भाई मेंटेनेंस के पैसे दो, फाइनेंस सेक्रेटरी और जल बोर्ड सीईओ कहता जरूरत नहीं है। अब पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी बुरारी में मेंटेनेंस के लिए 5 लाख रुपए हैं, बताइए, एक लीकेज में ठीक हो जाए, 100 फुट्टा में कम से कम 50 लीकेज हैं। तो ये जो परेशानी क्रिएट करते हैं ये लोग, इलीगल तरीके से दिल्ली सरकार, चुनी हुई सरकार के पावर को कब्जा करके बैठ करके दिल्ली की जनता को परेशान करने की कोशिश करते हैं। इसमें दिल्ली की जनता या हम सब लोग भी अपने क्षेत्र में जितना जिस गति से चाहते हैं काम करना, उस गति से नहीं हो पाती है। काम भी एक आंदोलन है, उनके लिए लड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है, विरोध करना पड़ता है, तब वो काम अधिकारी करते हैं। बीते दिनों बुराड़ी चर्चा में रहा और वो चर्चा ऐसा कि केंद्र तक चर्चा चली गई। बिजली के मीटर न लगने को लेकर के डीडीए का कुछ अड़ंगा था। क्या विषय था? आपकी ओर से प्रयास किए जा रहे थे और कहां से सहयोग नहीं मिल पा रहा था? सच्चाई क्या है? देखिए, बड़ा ही आश्चर्य है, ये अनऑथराइज्ड कॉलोनी है। एक तो डीडीए का कोई राइट ही नहीं है कि डीडीए ये लिख दे कि आप हमारी अनुमति से बिजली लेंगे। क्यों? हमने पूछा क्यों भाई, आपकी अनुमति से क्यों बिजली लेंगे, आप कौन होते हैं? बोला नहीं, ये नया अनऑथराइज्ड कॉलोनी बहुत बन रहा है। हमने कहा भाई ये तुम डीडीए ऑफिस में बैठ के तय कर रहे हो या ग्राउंड पे जा रहे हो? अगर मान लो अनऑथराइज्ड कॉलोनी तुमको रोकना चाहिए, मैं उसमें सहमत हूँ कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी जितने बन रहे हैं उस पर इमीडिएटली रोक होना चाहिए, इसलिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर की अपनी सीमाएं हैं और हम उस उचित सुविधाएं नहीं दे पा रहे, चूंकि पानी की कमी है, बिजली की कमी है, ये सारी कमियां हैं। तो वो ना बने, मैं इसके साथ हूं, लेकिन ना बने। आज दुनिया तो इतना डेवलप हो गया, प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि हम ड्रोन से पूरा देश देख लेते हैं। डीडीए वाले कॉलोनी कहाँ कट रहा है वो नहीं देख पा रहे हैं ड्रोन से। या एआई इतना डेवलप हो गया कि आपको ड्रोन चलाने की जरूरत नहीं है, घर बैठो, तहसीलदार अपना कंप्यूटर खोले, पहले जो खाली एरिया है उसको तुम एक बार पैमाइश करा लो, आइडेंटिफाई कर लो, पैमाइश भी ना करो, आइडेंटिफाई कर लो, और आइडेंटिफाई करके अपने कंप्यूटर पे डाल लो, और वहां ऑफिस आओ, एक बार खोल के देख लो कि बुराड़ी पे ईंट तो नहीं लग रही है। ईंट अगर लग रही है तो अगले दिन भेजो, किसी को रोक दो। आसान तरीका। उसके लिए बिजली नहीं देना समझ में नहीं आया। ऐसे 20 एरिया बता सकता हूं मैं आपको जो 2019-20 में बन गई और बिजली नहीं है, और आज भी बन रही है, बिना बिजली के बन रही है। गरीब लोग आते हैं यहाँ, उनको लगता है बिना बिजली का सस्ता मिल जाएगा, बिजली तो लग ही जाएगी, जहां से बाकी खरीद लेते हैं लोग, फ्लैट खरीद लेते हैं, घर खरीद लेते हैं। तो ये बिजली डिस्कॉम के कंधे पर बंदूक रखकर की कॉलोनी नहीं कटेगी, और फिर कॉलोनी कट रही है, इनके लोग भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं जानकारी नहीं है, जानकारी है। एक ईंट आप डाल दीजिए, डीडीए के लोग पहुंच जाएंगे वहां पे, लेकिन सेटिंग हो जाती है। तो और वो डीडीए दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है, तो दिल्ली की मनमर्जी है और उसमें मिली भगत फिर सबकी है ऊपर। तो मुझे ये लगता है कि इलीगल ऑर्डर डीडीए ने निकाला। हम इस ऑर्डर को चैलेंज करते रहे। मैं अभी 6-7 दिन पहले पावर मिनिस्टर के साथ हमने डिस्कॉम को बुलाया, हमने डीडीओ को बुलाया, हमने एमसीडी को, सबको बुलाया हमने, और हमने कहा कि भाई ये खेल खेलना बंद करो, ये डिस्कॉम के कंधे पर बंदूक रखकर बिजली रोकने की साजिश बंद करो। हम कहते हैं कि ठीक है जी, हम तुमको बिजली दे देते हैं, सब्जेक्ट और डीडीए डेमोलिशन करना होगा तो बिजली को परमानेंट एड्रेस की तरह या परमानेंट ओनरशिप ना माना जाए, बिजली दे दो भाई। उसके लिए तैयार नहीं है। अब देखिए, सांसद हमारे
डीडीए के मेंबर हैं, उनके लिए एक दिन का काम है कि एक दिन डीडीए को कहें कि ये ऑर्डर इलीगल है, ऑर्डर ये निकाल नहीं सकते डीडीए, ये ऑर्डर इलीगल है, इसको तुम वापस लो, वापस हो जाएगा, लोगों को बिजली मिल जाएगी। सांसद जी लगातार 7 दिन बाबा बागेश्वर आए तो इस प्रोग्राम में तो बैठते थे, लेकिन बाईपास पार करके कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जाते थे कि ये बिजली नहीं लग रही है। ये लगने के कारण क्या, मैंने सांसद जी को कई बार कहा कि मैं चल लेता हूं, आप चल लीजिए, सीईओ को बुला लेते हैं, डीडीएवीसी को बुला लेते हैं, बैठ कर तय कर लेते हैं और उसी मिनट्स में जारी कर देते हैं कि बिजली नहीं रोकेंगे, आप बिजली लग जाएगी लोगों को। लेकिन अब सांसद जी के पास समय नहीं है और जनता सफर कर रही है, डीडीए की मनमर्जी है। देखिए 2 इंस्टीट्यूशन दिल्ली में जिनका कोई माई बाप नहीं है, दिल्ली पुलिस और डीडीए। और दुर्भाग्य है कि दिल्ली के एलजी हैं, दिल्ली के एलजी के पास ये दोनों अधिकार हैं, डीडीए की भी और कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों विभाग केंद्र सरकार के अधीन है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो ये कुछ ना कुछ राजनीतिक चीजें। तो जनता सफर करेगी क्या? दिल्ली की जनता ने उनको सांसद नहीं दिया है क्या? साथ के साथ उनको दिया है, तो जनता से क्यों बदला ले रहे हो भाई? डीडीओ को जिम्मेदार बनाओ। अब देखिए ना, दोनों एलजी के पास है, एलजी दोनों की मीटिंग आज सड़क पर लेके जाते नहीं देखेंगे। दिल्ली क्या करते हैं कि हमारे अधिकारी को लेकर के, कभी पीडब्ल्यूडी अधिकारी को लेकर के, कभी जल बोर्ड के अधिकारी को लेकर के, कभी फ्लड इरिगेशन, मैं 10 दिन से फ्लड इरिगेशन की मीटिंग करना चाह रहा हूँ, एलजी हमारे फ्लड इरिगेशन को लेकर घूम रहे हैं। बताइए क्या जरूरत है उनको लेकर घूमने का? उनको क्या जानकारी दिल्ली के बारे में, हमारे क्षेत्र में क्या समस्या, क्या जानकारी? वो तो मैं कराऊंगा, जनता ने मुझे कहा है ना। तुम कौन खामखा चौधरी बनने आ जाते हो भाई? तो बड़ा दुर्भाग्य है कि एलजी भी भारतीय जनता पार्टी के एक प्यादे की तरह काम कर रहे हैं, और जो सैक्रोसैंक्ट पोस्ट था, जो सैक्रोसैंक्ट पोस्ट था एलजी का, उसकी गरिमा को ही मैलाइन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के बूथ एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, अपनी ही सरकार के खिलाफ आर्टिकल लिख देते हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह से बेशर्मों की तरह चुनी हुई सरकार के शक्ति को छीन करके उसको काम रोकने की साजिश कर दिन रात करती रहती है। अब विधायक होने के नाते अपने क्षेत्र में तो जनता से संबंधित जो भी सुविधाएं हैं उपलब्ध करवा ही रहे, लेकिन एक मूलभूत चीजें हैं जो वर्षों से जनता उसकी तलाश में है, और वो है पूरे बुराड़ी में कहीं भी बस शेल्टर का न होना, जिससे कि जो यात्री हैं वो धूप में, बरसात में, किसी भी परिस्थिति में वहां मजबूरी में खड़े होते हैं। इस देखिए उसमें 2 चीजें थी। एक, पहले हमने पूरे दिल्ली में लगभग 1700 बस स्टैंड बनने थे, सेंट्रली दिल्ली सरकार उसकी टेंडर कर रही थी। उसमें कुछ रेवेन्यू का मॉडल था कि प्राइवेट वेंडर्स आएंगे तो भाई उनको अगर बस बनाते हैं वो स्टॉप, तो उन पर जो ऐड आएगा उसका ऐड का 7% लेंगे। तो उस पर टेंडर होता रहा। जो प्रॉफिटेबल एरिया जैसे मान लो ITO है या साउथ का एरिया है, वहाँ तो वो तैयार हो गए। अब बुराड़ी आउटस्कर्ट एरिया में बताया रेवेन्यू मॉडल हमें मिलेगा क्या, यहाँ तो सैकड़ों लोग भी रहते हैं, तो वो नहीं लग पाया। फिर बाद में हमने MLA फंड से बनाने की कोशिश करी। MLA फंड में अब वो हमें NOC लेना पड़ेगा ट्रांसपोर्ट से और NOC लेना पड़ेगा PWD से। अब वो कहता है नहीं, ट्रांसपोर्ट खुद ही बनाएगी, NOC नहीं देगी। फिर उसकी लगातार फिर मीटिंग होती रही, फिर उसमें फंड एलोकेट किया गया। उस फंड को LG ने रोक दिया कि नहीं, ये फंड इस तरह से आप नहीं लगा सकते। तो मैंने कहा ना, ये सारे जो काम है, ये काम LG के गंदी पॉलिटिक्स के भेंट चढ़ जाने के कारण काम रुक जाता है या नहीं हो पा रहा है। 2013 में तो आप चुनाव जीते बहुत अच्छे तरीके से, 2015 में भी बहुत अच्छा रहा, 2020 बहुत बढ़िया रहा। चौथी बार आप चुनाव के मैदान में उतरेंगे जैसी संभावना है। कठिन डगर है इस पनघट की, आपके अपने ही थोड़े से नाराज हैं, कैसे मनाएंगे? देखिए 2 चीजें हैं, नाराजगी 2 कारणों से होती है। एक कि आपके प्रतिनिधि आपका काम नहीं कर रहा है, राइट। दूसरा कि कुछ लोग अपनी एस्पिरेशन है, तो पर्सनल एस्पिरेशंस जो हैं वो सबका कैटर नहीं कर सकते, राइट। लेकिन लार्जर आप उन्हीं से पूछिए कि क्या वो काम नहीं कर रहे हैं? हाँ, काम तो अच्छा कर रहा है, काम तो हुआ है, वही प्रचार भी करते हैं काम का। कुछ 1-2 लोग हैं जिनको कि बेसिक समझ भी नहीं है, तो देखो होता है। मोरले सब जनता के बीच में जाइए। देखिए मुझे लगता है कि हम लोगों ने 2013 से एक ट्रैक चेंज किया है हमने, कि राजनीतिक मठाधीशों को हमने खत्म किया है। हमने ये तमाम जो जाति के ठेकेदार, कॉलोनी के ठेकेदार करने वाले लोगों को हमने डायरेक्ट जनता से संपर्क किया। मैं रोज जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ,
जिस कॉलोनी में जाता हूँ, अब मान लीजिए मसलन मैं कल इंद्रप्रस्थ कॉलोनी गया, तो लोगों ने पूछा कि अच्छा इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में पानी का पाइपलाइन कब आया, तो लोगों ने कहा 17 में आया। किसने लाया? संजीव झा ने लाया। अच्छा, ये सड़क कौन बनाया? तो बोला संजीव झा ने बनाया। सीवर कौन बिछाया? तो संजीव झा ने बिछाया। यहाँ पे गैस लाइन किसने बिछाया? बोला संजीव झा ने बिछाया। ये पार्क किसने बनाया? संजीव झा ने बनाया। तो ये जो कमोबेश तो लोग जानते हैं। तो आप ये 2-4 लोगों की, हालांकि कोशिश ये भी रहनी चाहिए कि वो भी, पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम जिस उद्देश्य है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज जो अरविंद केजरीवाल जी जिस बात को लेकर कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल लांछन लगा, अरविंद केजरीवाल जी ने सत्ता छोड़ा और फिर चुनाव में जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि राजनीति में इतनी सुचिता या ये सेक्रीफाइस नहीं देखने को मिला था। इसको घर तक ले जाना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि अगर उनको ये इंपॉर्टेंस आ जाना चाहिए, लेकिन अब मान लीजिए कितनी को हमारे खिलाफ चुनाव में खड़ा होना है, कोई बुरी बात नहीं है। अब उसको कैसे मनाएंगे? और तभी मनाएंगे जब टिकट या तो नहीं मिलेगा या मिलेगा। ऐसे तो कुछ लोग हैं। तो मुझे लगता है इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। जरूरी ये है कि आप 1 to 1 जनता से कितना कनेक्ट हैं, जनता के समस्या से खड़े हैं कि नहीं है, जनता जो आपके पास आती है, जो उम्मीद, उस उम्मीद पे उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। हमारी कोशिश जनता है। किन्हीं आरोपों की वजह से अरविंद केजरीवाल जी जेल में गए। छूट के आने के बाद उन्होंने घोषणा की कि मैं इस्तीफा देता हूं और आतिशी जी मुख्यमंत्री बन गई। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली में क्या रहेगा, कुछ एक माहौल? देखिए, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल सत्ता छोड़े, मुझे लगता है कि कोई अपनी क्लर्क की नौकरी नहीं छोड़ता और एक दिन की दिहाड़ी भी नहीं छोड़ता। उसके लिए भी लोग लड़ता है कि चलो हमारी दिहाड़ी है जी, आज दिहाड़ी मिलेगा, जाना चाहिए हमें। अरविंद केजरीवाल का पूरा जर्नी देखिए कि 93 में उनको नौकरी मिली और 99 में उन्होंने छुट्टी लिया और 2002 में उन्होंने रिजाइन कर दिया। इनकम टैक्स की कमिश्नर थे। आज जो लोग ये कहते हैं ना कि बड़े भ्रष्टाचारी हैं, तो कमिश्नर थे, भ्रष्टाचारी होते तो सैकड़ों करोड़ कमा लिए होते। क्यों उस टाइम नौकरी क्यों छोड़ते? अब भगवान तो है नहीं, कैलकुलेशन कर लिए होंगे कि 10 साल बाद, 13-15 साल बाद हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। उस समय में एक इनकम टैक्स का कमिश्नर सुंदर नगरी की झुग्गी में इसलिए चले जाए कि झुग्गी के लोगों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, लूट हो रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करना है। तो ये कोई साधारण बात नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं समझ सकते और तमाम लोग जो सत्ता के लिए थे वो नहीं समझ सकते। 2013 में पहली बार मुख्यमंत्री बने, 49 दिन सत्ता छोड़ दी, किसी को पता ही नहीं चल रहा था भाई पहली बार मुख्यमंत्री बनता हुआ आदमी, और कोई बड़ी परेशानी नहीं है कि कोई सामने वाला बहुत परेशान कर रहा है। उनको लगा कि जो हमने जनता से वादे किए वो इनके साथ मिलकर नहीं पूरा कर सकते हैं, तो सत्ता छोड़ दिया। अरविंद केजरीवाल की पूरी जिंदगी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने में लगी और वही आरोप उन पे लगने लगे। अपोजिशन ने कहा कि नहीं भाई भ्रष्टाचारी हैं ये, जेल तक जाना पड़ा। उनको पीड़ा हुआ और बड़ा दबाव बना जब जेल में थे कि भाई छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। लेकिन अरविंद केजरीवाल जेल रहते हुए इसलिए नहीं छोड़ा कि भारतीय जनता पार्टी एक खेल खेलना शुरू करी थी। पहले झारखंड से शुरू किया कि झारखंड में वहां के सीएम को जेल भेजा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो चल के दिल्ली आ गए कि इसको भी जेल भेजो। ये यूं ही इस्तीफा दिया तो फिर यहाँ हम पार्टी तोड़ देंगे, सबको कहेंगे तुमको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, तुमको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, तरह तरह के लोक लुभावन बातें कहेंगे, पार्टी टूट जाएगी। उनकी कोशिश पार्टी खत्म करने की। तो अरविंद केजरीवाल जी ने उनका खेल खराब कर दिया। अगर अरविंद केजरीवाल जी भी जेल जाने से पहले इस्तीफा दे दिए होते तो फिर पहुंच जाते बंगाल, फिर पहुंच जाते कर्नाटक, फिर पहुंच जाते केरला, फिर पहुंच जाते तेलंगाना, फिर पहुंच जाते हिमाचल, जहां जहां अपोजिशन के सीएम हैं। भाई पीएमएलए में तो पावर था, उठा के बंद कर दो। भाई अरविंद केजरीवाल जी 6 महीने बाद बाहर आए ना, और कोर्ट ने कितनी तल्ख टिप्पणी की है कि सीबीआई पिंजरे में बंद होता है, सीबीआई बेल को विफल करने के लिए अरेस्ट कर लिया। मनीष जी के बेल में कहा कि सांप सीढ़ी के खेल खेलते खेलते तुम इतने दिन जेल में बंद रख लिए। पूछा कि मनी ट्रेल कहाँ है, मनी ट्रेल नहीं दिखा पा रहे हैं, ट्रायल नहीं शुरू कर पा रहे हैं। तो उस खेल को खराब कर दिया। लेकिन चूंकि उन पे लांछन लगा, मुझे लगता है जनता सबसे बड़ी अदालत है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हाँ अब हम रिजाइन करते हैं, हिम्मत है तो पहले चुनाव करा लो, हम जनता को में जाएंगे, जनता से पूछेंगे कि क्या आपका बेटा बेईमान है या ईमानदार है। ईमानदार है तो वोट करना, और हम जनता अगर हमें कहती है कि नहीं आप ईमानदार है, तुम जो भी करते रहो, हम तुम्हें नाको चने चबाएंगे और फिर सत्ता में आएंगे और जो जनता की उम्मीदें बढ़ी हैं उस उम्मीदों पर काम करेंगे। अब चूंकि ये 2 महीना जो है जब तक ये चुनाव नहीं कराते हैं, तो फिर हमारी जिम्मेदारी थी कि कोई ना कोई इसको चलाए और जनता का काम न रुके। तो आतिशी जी ने लिया है इस जिम्मेदारी को। डायरेक्शन अरविंद जी का रहेगा,
जिस तरह से अरविंद जी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम बिजली, पानी, तमाम जो काम किए हैं, उस काम को और मजबूती से आगे बढ़ाने की कोशिश अतिशी जी करती रहेंगी। आप दिल्ली में सर्वाधिक मतों से जीते विधायक तो है ही, साथ ही विधानसभा में पार्टी दल के महासचिव भी है और पार्टी की प्रवक्ता भी है। कांग्रेस सक्रिय हो गई है दिल्ली में। बीजेपी लगातार सत्तासीन होने के नाते आम आदमी पार्टी के ऊपर आक्रामक है। क्या देखते हैं इस चुनाव को, आने वाला चुनाव कैसा होगा? देखिए, मुझे लगता है कि ये सीधे आम आदमी पार्टी और दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को अपने परिवार के सदस्य मानता है। कोई भाई मानता है, कोई बेटा मानता है। मुझे लगता है कि कई बार लोग नाराज भी इसलिए होते हैं कि उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, तो नाराजगी फिर वो बुरी नहीं जहां उम्मीदें हों। तो यहाँ कोई और पार्टी आपको दिखेगी नहीं। मैं आज आपको दावे से कह देता हूं कि जिस तरह से 5 साल दिल्ली की जनता एक काम को रोका, जिस तरह से गलत तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को भारतीय जनता पार्टी ने जेल में भेजा, लोग बहुत गुस्से में हैं। लोग ये कह रहे हैं कि हमारे बेटे को अच्छी शिक्षा अरविंद केजरीवाल दे रहा था, हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा दे रहा था, अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा मिल रही थी। गरीब कह रहा है कि मुझे बिजली मुफ्त मिल रही थी, पानी मुफ्त मिल रहा था, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मिल रहा था। सब बहुत नाराज हैं। अब परिणाम देखिएगा कि 70 का 70 सीट इस बार आम आदमी पार्टी को लोग वोट करने वाले हैं और कोई पार्टी आपको नहीं दिखेगी। विधानसभा में किन उम्मीदों और किन विश्वास, किन कार्यों को लेकर के जाएंगे? देखिए, काम तो अभी मैं एक कोई ऐसे ही कोई यूट्यूब देख रहा था जो घूम रहे हैं कि किसी कॉलोनी की, नत्थो कॉलोनी की विकास की कहानी, लोगों की जुबानी। तो लोगों ने कहा कि हाँ, ये संजीव झा ने यहाँ पर पाइपलाइन लाए, संजीव झा यहाँ बिजली लाए, संजीव झा यहाँ पे सीवर लाए, संजीव झा यहाँ पे सड़क बनाए, संजीव झा यहाँ पे गैस लाइन लाए, संजीव झा यहाँ पर बढ़िया एक रोड बनाया जो बाहर निकलता है हमारे कॉलोनी को लेकर के। तो जो काम किया है वो जनता अपने आप कहती है, जनता इस बात को समझती है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके बाद ये बुनियादी काम हमने 10 साल में कर लिए हैं, अब डेकोरेट करने की जरूरत है कि कॉलोनी गेटेड हो, कॉलोनी में बाकी सारी सुविधा, लाइट की व्यवस्था हो, कैमरे की व्यवस्था हो, पार्कों की व्यवस्था हो, खेल के ऑडिटोरियम्स बने, स्पोर्ट्स ऑडिटोरियम बने। इस सारे कामों को हमें लगता है कि 1-5 साल और जरूरत है ताकि कॉन्स्टिट्यूंसी को डेकोरेट किया जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल, देखिए अब बात संजीव झा की है ही नहीं, लोग अरविंद केजरीवाल जी के वादों को, अरविंद केजरीवाल विश्वास करके लोग वोट करते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी ने एक नई उम्मीदें दी हैं अंतिम व्यक्ति को, वो अंतिम व्यक्ति उस उम्मीद के साथ खड़ा रहता है। तो ना केवल बुरारी, मुझे लगता है कि 70 के 70 जगह पे अरविंद केजरीवाल जी को लोग वोट करेंगे और अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किया उस काम पे वोट करेंगे। हमारे साथ थे संजीव झा जी, बुरारी विधानसभा के विधायक, जिन्होंने अपने विधानसभा से संबंधित जन समस्याओं, जन मुद्दों को लेकर के बड़ी ही बेबाकी से अपने जो बात है वो रखी और उन्होंने ये भी क्लियर किया कि हम किन उम्मीदों को साथ विधानसभा चुनाव में उतरेंगे, जिसके कारण जनता उनको फिर से अपना विधायक चुनेगी। नमस्कार, आप देखते रहिए लोकतंत्र की बुनियाद। बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।